In the previous lecture of this unit, I have discussed about the multiple and micro emulsions. Now I am going to discuss about stability of emulsions. Emulsions के केस में आप पहले भी देख चुके हो, जब इमल्शन फॉर्म करने की प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफायर्स यूज करते हैं। अगर ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करना है तो वाटर सॉल्युबल इमल्सिफायर ऐड करते हैं। अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन फॉर्म करना है तो ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर यूज करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। मतलब जो भी इमल्सिफायर है वो जिस तरह से मॉलिक्यूल की सरफेस पे, जिस तरह से डिस्पर्स्ड फेज के सरफेस पे अरेंज होता है, ग्लोब्यूल के सरफेस के अराउंड जिस तरह से अरेंज होता है, ओरिएंट होता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट थ्योरीज पोस्टुलेट की गई हैं कि किस तरह से वो अरेंजमेंट हो रहा है ग्लोब्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इमल्शंस में स्टेबिलिटी अराइज हो सकती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल साइज, ग्लोब्यूल साइज हो सकता है, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग हो सकता है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, टेम्परेचर चेंज वेरिएशन हो सकता है, या फिर फेज सेपरेशन, कोई गलत इमल्सिफायर टाइप ऑफ इमल्सिफायर ऐड कर दें, कोई गलत टाइप का इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो कौन कौन सी इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं जो इमल्शन के केस में अराइज हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। दीज इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आर फ्लॉक्यूलेशन, क्रीमिंग, कोलेसेंस, क्रैकिंग एंड फेज इन्वर्जन। तो वन बाय वन हम ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज फ्लॉक्यूलेशन। On standing, neighboring globules of the dispersed phase come closer to each other and form colonies in the continuous phase. Okay? जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल्स होते हैं, नेबरिंग ग्लोब्यूल्स मतलब जो एक दूसरे के क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, वो ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो आपस में मिलकर के एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, फ्लफी एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि फ्लॉक्यूलेशन को शेक करने पे, फोर्स अप्लाई करने पे वापस से स्टेबलाइज किया जा सकता है इमल्शन। क्या? तो ये किस तरह की प्रॉब्लम होगी? ये जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है फ्लॉक्यूलेशन की, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। द एक्सटेंट ऑफ फ्लॉक्यूलेशन डिपेंड्स ऑन ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन ग्लोब्यूल सरफेस एंड विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल मीडियम। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है फ्लॉक्यूलेशन? ग्लोब्यूल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, मतलब जो ग्लोब्यूल्स का साइज है, लार्जर साइज के सारे लार्जर साइज के ग्लोब्यूल्स हैं, सारे स्मॉलर साइज के ग्लोब्यूल्स हैं, या डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, और ग्लोब्यूल्स के सरफेस पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, सरफेस चार्जेस की वजह से ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फ्लॉक्यूलेशन होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल मीडियम। कंटिन्यूअस फेज की जो विस्कोसिटी है वो भी फ्लॉक्यूलेशन को अफेक्ट करती है। हमें इस सेगमेंट में, इस मॉड्यूल में मेथड्स टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी भी पढ़ना है। मतलब जो इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं, किन प्रॉब्लम से, डेफिनेशन क्या मीनिंग है उस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, और कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो फैक्टर्स किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उन्हीं फैक्टर्स को टारगेट करके, उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन के लिए फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन ग्लोब्यूल सरफेस एंड विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल मीडियम। तो फ्लॉक्यूलेशन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? फ्लॉक्यूलेशन की प्रोसेस ना हो, इन तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। होमोजेनाइजेशन के थ्रू ग्लोब्यूल साइज यूनिफॉर्म रखेंगे इमल्शन में, सरफेस चार्जेस न्यूट्रलाइज करने के लिए इमल्सिफायर या फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, और विस्कोसिटी प्रॉपर रखेंगे कंटिन्यूअस फेज की। नेक्स्ट इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज क्रीमिंग। On standing, creaming is the concentration of globules at the top in case of oil and water emulsion, or bottom in case of water and oil emulsion of emulsion, due to density differences between the two phases.
फ्लॉक्यूल्स बने, ठीक है। फ्लॉक्यूल्स जब कंटिन्यूअसली फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होता जाता है और सारे ग्लोब्यूल्स आपस में मिक्स होते जाते हैं, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आपने पहले भी स्टोक्स इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। सस्पेंशन में जब सेटलिंग पढ़ा था और कोलाइडल डिस्पर्जन पढ़ा था, तो उसमें स्टोक्स इक्वेशन आया था। स्टोक्स इक्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल था, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो स्टोक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, size of globules, okay, size of dispersed phase particles, density difference between continuous and dispersed phase, and viscosity of continuous phase, clear। इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा था। अब पहले तो क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन में डिफरेंस समझ ले, क्योंकि सेडिमेंटेशन की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इमल्शंस में। क्रीमिंग के केस में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स हैं, वो ग्लोब्यूल्स आपस में फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन करके टॉप साइड में इमल्शन के टॉप पे एग्रीगेट हो जाते, कलेक्ट हो जाते, कंसंट्रेट हो जाते। जबकि सेडिमेंटेशन के केस में क्या है, जो फ्लॉक्यूल्स बन रहे हैं वो बॉटम में जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों प्रोसेसेस कहाँ पे किन के केस में होंगी, अगर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस हो रही है, तो ऑयल एंड वाटर के केस में क्या होगा, ऑयल एंड वाटर इमल्शन के केस में ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ पे अरेंज होगा, टॉप पे अरेंज होगा, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहाँ जाएगा, बॉटम में जाएगा। डेंसर पार्टिकल विल गो टू द बॉटम, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन अगर होगा, तो क्रीमिंग की जगह कौन सी प्रोसेस होगी, सेडिमेंटेशन होगी, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कैसी है, कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो डिस्पर्स्ड फेज के जो ग्लोब्यूल्स हैं उनका सेपरेशन हो रहा है, वो उनका क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन हो रहा है। और वाटर एंड ऑयल इमल्शन के केस में ग्लोब्यूल्स किसके हैं, वाटर के हैं, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर एंड ऑयल इमल्शन के केस में क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रही है। As in flocculation, droplets do not coalesce and can be redispersed by gentle shaking. जैसे कि फ्लोक्यूलेशन के केस में था कि रिवर्सिबल प्रोसेस थी, ऐसे ही क्रीमिंग के केस में भी है कि जो ग्लोब्यूल्स हैं वो कोलेसेंस नहीं होगी उनके बीच में। कोलेसेंस मतलब कि एकदम से एक दूसरे में रिजिडली मर्ज नहीं होंगे, और जेंटल शेकिंग के थ्रू उन ग्लोब्यूल्स को रीडिस्पर्स करने की पॉसिबिलिटी होती है। Creaming can be reduced by reducing globule size by homogenization, increasing viscosity of dispersion medium, and reducing the difference in density. स्टोक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो तीन पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे जिसपे क्रीमिंग सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करके क्रीमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, और फ्लोक्यूलेशन के लिए भी सेम पैरामीटर्स कंट्रोल करने होंगे। नेक्स्ट इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज क्रीम कोलेसेंस। What is coalescence? It is followed by the creaming stage wherein droplets merge forming larger droplets. Coalescence के केस में क्या होगा, जब क्रीमिंग की कंडीशन में ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली आते हैं, तो वहां पे वो सारे ग्लोब्यूल जब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो लार्जर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, लार्जर ग्लोब्यूल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कोलेसेंस। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द इमल्शन ब्रेक। तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक कि इमल्शन ब्रेक नहीं हो जाता, मतलब कि दोनों फेजेस सेपरेट नहीं हो जाती। कोलेसेंस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि जब तक इस केस में, कोलेसेंस के केस में, जेंटल शेकिंग के थ्रू दोबारा से इमल्शन, स्टेबल इमल्शन रिकवर नहीं किया जा सकता है। In this process, the emulsifier film around globules is destroyed to a certain extent. कोलेसेंस की प्रोसेस कब होती है, जब ग्लोब्यूल्स के अराउंड जो इमल्सिफायर, जो स्टेबलाइजर की जो फिल्म फॉर्म हुई है वो रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस डिस्ट्रक्शन की वजह से ही ग्लोब्यूल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होकर के एक लार्जर ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेते हैं। दिस स्टेप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीज्ड साइज बट रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स। इस प्रोसेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके केस में ग्लोब्यूल्स मर्ज हो रहे हैं, इसलिए ग्लोब्यूल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स कम हो जाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोब्यूल्स आपस में मर्ज होकर के लार्जर साइज का ग्लोब्यूल फॉर्म कर रहे हैं। कोलेसेंस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू insufficient amount of the emulsifying agent, altered partitioning of the emulsifier,
and incompatibilities between emulsifiers. कोलेसेंस के प्रोसेस किन वजह से हो सकती है? या तो इमल्सिफायर की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से वो प्रॉपर फिल्म फॉर्म नहीं कर पा रहा है ग्लोब्यूल के अराउंड, या फिर जो इमल्सिफायर की पार्टीशनिंग थी बिटवीन ऑयल एंड वाटर फेज वो पार्टीशनिंग चेंज हो जाने की वजह से, या फिर इमल्सिफायर के बीच में कोई भी, अगर हमने को इमल्सिफायर भी ऐड किया है तो इमल्सिफायर को इमल्सिफायर के बीच कोई इनकम्पैटिबिलिटी है, या फिर इमल्सिफायर और डिफरेंट फेजेस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बीच में कोई इनकम्पैटिबिलिटी है जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेबल फिल्म फॉर्मेशन ना हो सकने की वजह से कोलेसेंस पॉसिबल है. The major fact preventing coalescence is the mechanical strength of the interfacial film. कोलेसेंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मेजर पैरामीटर क्या है? जो इंटरफेशियल फिल्म बन रही है ग्लोब्यूल के अराउंड उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए. मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर कब होगी? जब हम सुटेबल इमल्सिफायर सुटेबल अमाउंट में ऐड करेंगे. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, उसमें मेजर फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर. तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर होगी ग्लोब्यूल की तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंटरफेशियल फिल्म की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्रैकिंग, breaking or phase separation. It is indicated by complete separation of oil and the aqueous phase. अभी आपको बताया था कोलेसेंस के केस में कोलेसेंस तब तक होता रहता है जब तक कि फेजेस पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाती है, क्रैक नहीं हो जाती है. ठीक है, ये तीनों टर्म सिमिलर है, क्रैकिंग, ब्रेकिंग एंड फेज सेपरेशन. जब दोनों ऑयल और एक्वस फेज पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग और फेज सेपरेशन. ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर फेज सेपरेशन हो गया है तो स्टेबल इमल्शन रीऑब्टेन नहीं किया जा सकता है. In breaking, the protective sheath around globule is completely destroyed. ब्रेकिंग के केस में क्या होगा? सेम जो कोलेसेंस में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेशियल फिल्म बनती है ग्लोब्यूल्स के अराउंड, जो प्रोटेक्टिव शीथ बनती है इमल्सिफायर की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की वजह से कोलेसेंस होगा और कंप्लीट कोलेसेंस हो जाने की वजह से फिर फेजेस सेपरेट हो जाएंगे. फैक्टर्स दैट कॉज इमल्शन क्रैकिंग आर the addition of a chemical that is compatible with the emulsifier. Example is addition of a cationic surfactant to an emulsion stabilized with an anionic surfactant, or addition of electrolytes to emulsion stabilized with opposite ion surfactants. जो केमिकल ऐड कर रहे हैं, अगर हमने इमल्सिफायर के साथ में कोई ऐसा केमिकल ऐड कर दिया इमल्शन में जो इमल्सिफायर के साथ इनकम्पैटिबल हो, ठीक है, जैसे आपने कोलेसेंस में भी देखा था कि इनकम्पैटिबिलिटी विद इमल्सिफायर इज मेजर फैक्टर टू कॉज कोलेसेंस. ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि अगर इमल्शन कैटायनिक सर्फेक्टेंट को ऐड करने पे स्टेबलाइज हो रहा है और हमने एनायनिक सर्फेक्टेंट ऐड कर दिया है तो क्या होगा? प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं रहेगी ग्लोब्यूल के अराउंड जो शीट बन रही है और कोलेसेंस होगा, अल्टीमेटली फेज सेपरेशन होगा. या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है इमल्शन में जो उसको स्टेबल कर रहा था, जैसे कि अगर एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल कर रहा था लेकिन हमने कोई ऑपोजिट आयन ऐड कर दिया, जैसे कैटायन ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा? इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा और फेज सेपरेशन कॉज कर देगा. नेक्स्ट फैक्टर इज बैक्टीरियल ग्रोथ. प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड इमल्सिफायर्स आर एक्सीलेंट मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. बैक्टीरियल ग्रोथ सर्फेक्टेंट्स का नेचर कैसा है? कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है. बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से फेज सेपरेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस. प्रोटीन emulsifiers may be denatured and the solubility of non-ionic surfactants change with a rise in temperature. Heating above 70 degrees centigrade destroys most emulsifiers. Freezing will also crack emulsion because the ice crystals formed disturb the interfacial film around droplets. मतलब अगर एक्सेस टेम्परेचर है, एक्सेसिव टेम्परेचर रखा जा रहा है इमल्शन फॉर्मेशन के टाइम पे, या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर रखा जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन कैसी होंगी? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या करेगा? इमल्शन को इंस्टेबल कर देगा. अगर 70 डिग्री से ज्यादा हीट किया जा रहा है तो इमल्सिफायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर फ्रीजिंग कर दी जा रही है तो इमल्शन में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे जिसकी वजह से क्रैक हो, इमल्शन में क्रैकिंग कॉज होगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फेज सेपरेशन.
It is the change in the type of emulsion from oil in water to water in oil and vice versa. मतलब फेज सेपरेशन, फेज इन्वर्जन मतलब क्या हो, फेज सेपरेशन में दोनों फेजेस अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. फेज इन्वर्जन, इन्वर्जन मींस रिवर्स होना, ऑपोजिट हो जाना. ठीक है, मतलब ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन था, वो वाटर एंड ऑयल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर एंड ऑयल टाइप का तो ऑयल एंड वाटर में रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेजेस आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं. रीजंस क्या होंगे फेज इन्वर्जन के, फेज वॉल्यूम रेशियो, increasing the dispersed phase concentration above the accepted value. The most suitable range of dispersed phase concentration is 30 to 60%. yeah? यहाँ पे अगर फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज कर दिया है, किसी भी इमल्शन को स्टेबल इमल्शन फॉर्म करने के लिए जो डिस्पर्स्ड फेज है उसकी कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए. अगर डिस्पर्स्ड फेज की कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फेज सेपरेशन हो जाएगा. जो मोस्ट सुटेबल रेंज है डिस्पर्स्ड फेज कंसेंट्रेशन की वो 30 to 60% होती है. ऑयल एंड वाटर के केस में 74%, वाटर एंड ऑयल के केस में 40%. अब जहां तक कोई भी इमल्शन स्टेबल रह सकता है. अगर इस फेज वॉल्यूम रेशियो को चेंज करेंगे तो फेज इन्वर्जन के चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज एडिंग सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द emulsifier. Example is precipitation of hydrophilic colloids in the presence of alcohol. मतलब solubility alter करने वाले सब्सटेंस कैसे फेज इन्वर्जन कॉज कर रहा है. आपने emulsifiers में पढ़ा था कि जो भी emulsifier जिस फेज में solubilize होता है वही फेज कंटिन्यूअस फेज होती है. और emulsifier के नेचर के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का इमल्शन फॉर्म हुआ है. अगर हमें ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन बनाना है तो वाटर सॉल्युबल इमल्सिफायर लेंगे, लेकिन अगर हमने ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर ऐड कर दिया तो क्या होगा, वाटर एंड ऑयल टाइप का इमल्शन बन जाएगा, मतलब फेज इनवर्स हो जाएंगे. तो ऐसा इमल्सिफायर, ऐसा सब्सटेंस अगर ऐड कर दे जो इमल्सिफायर की सॉल्युबिलिटी को चेंज कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, फेजेस भी चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सब इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पे सरफेस चार्जेस चेंज होंगे. ऑपोजिट नेचर के इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पे सरफेस चार्जेस ऑपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फेज सेपरेशन के चांसेस होंगे. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे भी फेज सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं. तो इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, फेज सेपरेशन, फेज इन्वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इन सारे प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ पे एक ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन है जो स्टेबल है, जो भी ग्लोब्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, अब यहाँ पे फ्लॉकुलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये ग्लोब्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आकर के एग्रीगेट हो जा रहे हैं, फ्लफी एग्रीगेट्स बना ले रहे हैं. जब इन फ्लॉक्यूल्स का सेटलिंग होगी, ठीक है, अगर टॉप ये इसके टॉप पे जाकर के अरेंज हो रहे हैं तो क्रीमिंग की प्रोसेस होगी, क्योंकि ये ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन है इसलिए क्रीमिंग हो रही है. अगर ये वाटर एंड ऑयल टाइप का इमल्शन होता तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है, ये सारे फ्लॉक्यूल्स यहाँ बॉटम पे जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं. क्लियर. यहाँ पे फ्लॉकुलेशन के बाद में कोलेसेंस होगा. कोलेसेंस मतलब कि जो ग्लोब्यूल्स है वो आपस में फ्यूज होकर के लार्जर साइज के ग्लोब्यूल्स बना रहे हैं. कि यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स कम हो रहा है कोलेसेंस के केस में और साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ग्लोब्यूल साइज इज हाई एंड नंबर ऑफ ग्लोब्यूल इज लेस. कोलेसेंस के बाद क्या होगा, जब कंटिन्यूअसली कोलेसेंस की प्रोसेस होती जाएगी तो दोनों फेजेस सेपरेट हो जाएंगे. ऑयल फेज अलग हो जाएगी. ऑयल एंड वाटर इमल्शन लिया था, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल फेज ऊपर चला गया और वाटर फेज पूरा का पूरा सेपरेट होकर के बॉटम में आ गया और इन दोनों के बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट की एक लेयर फॉर्म. So that's it about the stability of emulsion. Thank you.